हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल लेकर, ब्लॉन्ड इज़ फॉर श्योर, जिसमें मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूँ सेम चैप्टर मोशन, जो कि क्लास 9th आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी एंड फाउंडेशन. Okay guys, so let's start. And for your kind information, this is not the beginning of motion, this is motion part 2. Today we are going to discuss about, क्योंकि मोशन जो पार्ट 1 है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है. जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो जाएं यूट्यूब पर और वहाँ पे सर्च करें नॉलेज फॉर श्योर मोशन पार्ट 1, उन्हें मेरा वीडियो मिल जाएगा. सो मूव ऑन करते हैं गाइज. मेरा नाम है अनुपम द्विवेदी. आई हैव डन माई बीटेक इन मैकेनिकल. सो लेट्स मूव ऑन. और आज जानेंगे हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. यस गाइज, यस, we are going to know today what are physical quantities. Okay, just take a look. If I ask you that please tell me how happy you are, तो आप क्या बोलोगे? Just guess करो एक बार. कि मैंने आपसे पूछा कि यार तुम कितने खुश हो, तो आप कैसे बताओगे? क्या आप किसी क्वांटिटी में उसको बता सकते हो? बस आप इतना कह सकते हो, यार मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, या राइट. कि आप ये कह सकते हो, नहीं यार मैं 1 किलो खुश हूँ, मैं 2 केजी खुश हूँ, मैं 3 केजी खुश हूँ, या मैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खुश हूँ, या मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खुश हूँ. यस, लुकिंग फनी. हाँ, आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, यार मैं बहुत 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 खुश हूँ. इसका मतलब क्या हैप्पीनेस मेजर की जा सकती है? हैप्पीनेस को हम किसी क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं? नो. And that's it the physical quantities are. Those quantities, just look at the screen guys, those quantities which can be measured are known as physical quantities. ऐसी quantities जो कि measure की जा सकें. जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हाउ हैप्पी यू आर, तो आपने बोला ना कि आपने खुद ये गेस किया होगा कि यार ये कैसे मैं बताऊंगा कि मैं कितना खुश हूँ. मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, यार मैं बहुत खुश हूँ, या नहीं यार मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, या मैं बहुत 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 खुश हूँ. ये बोल दोगे कि यार मैं तो खुश ही नहीं हूँ, मैं तो दुखी हूँ. बट यू कांट डिस्क्राइब दैट हैप्पीनेस इन क्वांटिटी. बट अगर मैं आपसे यही पूछने के बजाय कि आप कितना खुश हैं, मैं ये पूछूं कि यार तुम्हारा वेट कितना है, यस गाइस, एग्जैक्टली, देन यू विल से या आई एम दिस मच ऑफ केजी. मतलब कि मैं इतना इतना केजी का मेरा वेट है. जैसे आप बोल दोगे कि अगर आप 50 केजी के हो तो आप बोलोगे 50 केजी मेरा वेट है. कोई 60 केजी का है वो बोल देगा 60 केजी. इसका मतलब वो मुझे रिप्लाई कर रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, एंड दैट इज व्हाट वेट. Here, this is the example of, this is one of the examples of physical quantities guys. एंड मास को भी आप मेज़र कर सकते हो, स्पीड को भी आप मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी को भी आप मेज़र कर सकते हो, एक्सेलरेशन को भी. ये सारी क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं दोस्तों. सो जस्ट टेक अ लुक. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड try to know about the physical quantities. We have two physical quantities. One is scalar quantity and other is vector quantity. So let's take a look about what is a scalar quantity and what will be the vector quantity. So guys, the physical quantities which are completely described by the magnitude, just the point to be noticed, magnitude only, are known as scalar quantities. ये point guys बहुत ही important है. This point is to be noted, magnitudes only. यानी कि ऐसी quantities जिसको हम केवल उनके magnitude से describe कर सकें, ऐसी quantities कहलाती हैं scalar quantities. Let's take a look on the examples. Mass, जैसे कि मास, हमारा क्या मास है? वेट को तो हम पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं. हमारा वेट किधर लगता है? डाउनवर्ड्स लगता है. क्योंकि डाउनवर्ड्स क्यों लगता है? जैसे कि ये कोई, हियर इज अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू. अब इसका कितना वेट है? मैंने कहा जैसे 50 केजी इसका वेट है, ठीक है. तो इसका वेट किधर लगेगा? इसका वेट तो नीचे क्यों लगेगा? डेफिनेटली ऑन द अर्थ. अगर ये हमारा अर्थ है, सपोज दैट ये जो है हमारा अर्थ है, तो हमेशा इसका वेट डाउनवर्ड्स अर्थ क्यों लगेगा? क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी. तो वेट को डिस्क्राइब करने के लिए तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है.
ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जो हम शो कर रहे हैं, दिस मीन्स कि वेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। बट इफ़ वी वांट टू डिस्क्राइब अबाउट व्हाट इज मास, देन वी डोंट नीड टू गो थ्रू विद द डायरेक्शन। वी कैन डिस्क्राइब द मास ओनली बाय डिस्क्राइबिंग मैग्नीट्यूड। अब जैसे इस बॉडी का अगर मास निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, W विल बी इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ पे मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, W बाई जी, और यहाँ से हम निकाल लेंगे जहाँ पे जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 सिंपली। तो यहाँ से आप मास की वैल्यू निकाल लोगे। तो मेरा कहने का केवल यही मतलब था स्टूडेंट्स कि मास को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि वेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वेट जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फिर बात आती है लेंथ की, तो लेंथ इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। कि लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यार तुम्हारी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, मैंने कहा इस इंसान की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि यार दिस इज द लेंथ, इसके इस हाइट को मेजर कर लिया, मान लो निकल के आया 1.2 मीटर, सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस पर्सन। बट क्या इस लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या कहीं डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या, कि यार इसका लेंथ राइट साइड, इसका लेंथ टुवर्ड्स नॉर्थ है 1.2 मीटर, ऐसा तो कुछ नहीं। इसलिए लेंथ इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। फिर आता है टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क, एनर्जी, पावर, दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटीज। सो लेट्स मूव ऑन द वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज भी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया है गाइज। जैसे वेट का एग्जांपल देखिए कि वेट क्या है, वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by the magnitude as well as the direction. So what is the point to be noted here? The magnitude एज वेल एज द डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके गाइस, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, दैट इज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेट, इसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर को, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम उसके पर्टिकुलर साइन के ऊपर एक एरो के साथ डिनोट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। जैसे समझ लो वेट को हम ऐसे लिखते हैं, तो इसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे। एक्सीलरेशन ए, स्मॉल ए, इसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से डिनोट होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर एंड दैट इज सिंबल हैविंग एरो ओवर इट। इसका लेटर, वेट का लेटर क्या था जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज W, और उसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट द वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने इसके ऊपर एक एरो लगा दिया है। तो अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को देखकर हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, पहले से हमने डिस्कस कर लिया है कुछ पॉइंट्स। जैसे स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड्स ओनली, बट द वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज चेंज विद चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज होने से स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। बट वेक्टर क्वांटिटीज पे इफेक्ट डालने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी चेंज करना जरूरी होगा। बट वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए या तो मैग्नीट्यूड में चेंज कर दें, या तो डायरेक्शन, और या तो दोनों में चेंज कर दें। यानी कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में हम चेंज करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करते हैं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, तब भी वेक्टर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो। या तो दोनों में एक साथ चेंज कर देते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी चेंज ला दें हम, तो वो क्वांटिटी टोटली चेंज हो जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा का मतलब जैसे सिंपल 5 + 5 विल बी इक्वल टू 10, दिस इज द ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। बट अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो यूजिंग ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा
हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि तब हम इसको कैसे एक्ट करते होंगे। कुछ लॉज होती हैं, वेक्टर लॉज होती हैं, वेक्टर लॉज जिनको हम बोलते हैं, उन लॉज को यूज करके, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है एट द 10th लेवल 9th-10th लेवल, आपको हायर क्लासेस 11th-12th में आप जाओगे तो सारे लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि कुछ लॉज होते हैं जो वेक्टर के, जो कि इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए यूज होते हैं। इनको हम ऑर्डिनरी मैथमेटिकल या ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वेक्टर्स को। दैट स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर ए, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज को, जो कि मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको कि उसके ऊपर एक एरो लगाना पड़ता है इनको डिस्क्राइब करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे खत्म होती हैं, जिनमें हमने पढ़ा कि ये दो टाइप की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, एक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। दोनों को बारी बारी से समझा। स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती थी। और भी बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ली गाइस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। तो क्या है ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? आपको एक बस दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स। अब ये पॉइंट ए से मूव करती है बस और चलती चलती पॉइंट बी तक जाती है, और सपोज दैट ये डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का। ओके, तो ये बस एक बार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? अ डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनस ए एंड टर्मिनस बी इज 150 किलोमीटर। सो टर्मिनस ए और टर्मिनस बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम टर्मिनस ए टू टर्मिनस बी। बस क्या करती है? ए से बी तक ट्रेवल करती है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 150 किलोमीटर। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये बस जब ए से बी तक मूव करेगी तो यानी कि एक बार के मूवमेंट में ए से बी तक पहुंचने में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑब्वियसली तय कर लेगी। बस ट्रेवलिंग ऑन द सेम रूट रिटर्न्स फ्रॉम टर्मिनस बी टू द टर्मिनस ए। अब ये बस बी से ए की ओर रिटर्न हो जाती है सेम रूट को फॉलो करके। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल कर लिया? 150 प्लस 150, दैट विल बी इक्वल टू 300 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे पहले वाले पाथ में यहाँ से यहाँ तक मूव करने में बस ने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, प्लस जब रिटर्न हुआ सेम रूट पकड़ के बी से ए, फिर से इसने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, और टोटल इसने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस सफर कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस। So what will be the definition of distance? Actual length of the path traveled. किसी पाथ का जितना actual length किसी भी बॉडी ने ट्रेवल किया है, किसी ऑब्जेक्ट ने, वही path of the length of the path is known as distance. The actual length of the path traveled by a body is called distance. पाथ की एक्चुअल लेंथ ही डिस्टेंस होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया हुआ होगा। इट इज मेजर्ड इन मीटर एंड इट्स स्केलर क्वांटिटी। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड गाइज, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ये इसकी एसआई यूनिट है। अब बात करते हैं कुछ अलग पॉइंट की, कि हम सेम एग्जांपल में देखेंगे कि दूसरी चीज क्या हो रही है, कि दूसरी क्या घटना घट रही है। when the position of the bus changed when it moves from the terminus A to terminus B, यानी कि बस जब B से A पे आया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम A टू B। द डिस्प्लेसमेंट बाय द रिटर्न ट्रिप इज ऑल्सो 150 किलोमीटर। जब कहने का मतलब ये, जब बस ने A से B में ट्रेवल किया तो बस में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 150 किलोमीटर का। फिर जब बस वापस रिटर्न ट्रिप लिया बी से ए, तब भी इसमें कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट आया? दैट इज 150 किलोमीटर। यानी कि पर्टिकुलर ट्रिप की बात करें, सिर्फ ए से बी गया तो 150 किलोमीटर, और सिर्फ रिटर्न ट्रिप की बात करें बी से ए तो भी 150 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ बस में। बट इफ वी टॉक अबाउट द इंटायर जर्नी, ए से बी गई, फिर बी से ए वापस आ गई बस, तो इस पॉइंट पे, अब ए पॉइंट पे इस बस में कितना डिस्प्लेसमेंट आया? दैट इज 150 माइनस 150 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि वापस अब उसी पोजीशन पर आ जाने के बाद बॉडी में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे हमने क्या देखा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? इनिशियल पोजीशन ये थी कार की, ए से बी गई, फिर बी से ए आई, तो अब इनिशियल पोजीशन ए थी
और फाइनल पोजीशन भी अब ए है, तो दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है, कोई नहीं, सेम पोजीशन है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना फाइंड आउट हुआ, 0 मीटर। तो एक यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए गाइस, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर्स, इसका भी एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है, और दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। नोट, चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने क्या सीखा इन दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो पहले तो हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बस मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन फ्रॉम बी टू ए इज जीरो, कि जब ए पॉइंट से बी तक गई थी बस और फिर बी से ए वापस आ गई थी बस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट किया, दैट इज जीरो, एंड एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। इससे हमने एक और चीज देखा कि देखिए जब बस पॉइंट ए से बी पे गई और फिर बी से ए आई, तो डिस्टेंस जुड़ता चला गया, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस जुड़ता चला गया, बट डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में क्या हुआ कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, बट तो वही बात है यहाँ पे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। तो जब बस ए से बी पे गई और बी से ए पे आई वापस, तो दोनों कंडीशन में जब हमने डिस्टेंस की बात की तो डिस्टेंस जुड़ता चला गया, और 150 प्लस 150 दैट विल बी इक्वल टू 300 किलोमीटर हमें फाइंड आउट हुआ। जबकि हमने बात किया डिस्प्लेसमेंट की, तो वह ए से बी तक सिर्फ जाने में तो 150 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर आया, फिर जब बी से ए आया तब भी 150 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट आया, बट सेपरेटली। बट हमने जब टोटल बात की कि ए से बी और बी से ए वापस आने में अब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी में फाइनली, तो हमने देखा सेम पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों बस की सेम है, दैट पॉइंट इज ए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट हुआ 0 मीटर का। एंड विद इंक्रीज इन टाइम डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बट द डिस्प्लेसमेंट कैन, और ये हमने देख लिया है। फिर थर्ड पॉइंट आता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये भी प्रूफ हो चुका है कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। ओके, मूव करते हैं सम ग्रेट एग्जांपल्स। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस जस्ट लुक एट ए से बी कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज अ पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड ट्रेवल्स 3 मीटर, ओके, देन इट मूव्स फ्रॉम बी टू सी एंड ट्रेवल्स 4 मीटर। यहाँ तक इसने 4 मीटर की जर्नी तय की और यहाँ तक इसने 3 मीटर की जर्नी तय की थी। तो टोटल इसमें डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट में कितना आया, इस पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 3 + 4 विल बी इक्वल टू 7 मीटर। तो हमने फाइंड आउट किया कि इस पर्सन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 + 4 विल बी इक्वल टू 7 मीटर। बट क्या एग्जैक्टली पर्सन में टोटल डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर की आई है? नो, दैट डिस्प्लेसमेंट इज दिस ओनली 5 मीटर गाइस। द मिनिमम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल पोजीशन इस पर्सन का था ए पॉइंट, फाइनल पोजीशन सी पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, दैट मिनिमम डिस्टेंस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अब इसको कैसे फाइंड आउट किया, 5 मीटर कैसे आ गया? तो ये हमने मैथमेटिक्स के पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, दैट दिस इज हाइपोटेन्यूज, इसलिए हमने इस तरह से निकाला 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपो स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, सो हाइपो स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 + 4 स्क्वायर 16, दैट, सो हाइपो आ गया 5 मीटर। तो यहाँ से हमने मैथमेटिक्स के पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब चलते हैं हम एक दूसरा नया एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन एन एथलीट रनिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस स्मॉल r इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो ये देखिए आपके सामने फिगर है स्टूडेंट्स, एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे एक एथलीट ए से स्टार्ट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रनिंग करना, ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रनिंग करना स्टार्ट करता है, और जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो अब हमने क्या देखा, एक पूरे चक्कर के बाद इस एथलीट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, एंड व्हाट इज द पेरीमीटर, 2 पाई r, यानी कि टोटल डिस्टेंस एक राउंड के बाद इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया 2 पाई r। बट अगर सिर्फ हम हाफ राउंड की बात करें, तो दैट विल बी हाफ राउंड 2 पाई r अपॉन 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई r। ओके, ये तो हुई डिस्टेंस की बात।
पर क्या इस हाफ राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट भी इस ऑब्जेक्ट में पाई आर ही आया है? द डिस्प्लेसमेंट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड दैट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू द 2r। क्योंकि रेडियस r है तो डायमीटर 2r हो गया। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ राउंड दैट विल बी पाई आर। फिर जब हम बात करेंगे फुल राउंड की, एथलीट ने ए से शुरू किया और वापस घूम के एक राउंड लेने के बाद ए पर ही आ गया, यानी कि इसका इनिशियल पोजीशन भी ए ही है और फाइनल पोजीशन भी ए ही है। तो इस कंडीशन में इस बॉडी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। जबकि डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इस बॉडी ने 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड of this circle. Difference between distance and displacement. So the first point is the distance is the actual length of the path traveled by the particle. Displacement क्या होता है? The shortest distance between the initial position and the final position of the moving particle. Distance traveled by the particle is a given interval of time is always positive. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव करता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिवली ऐड होता चला जाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने क्या पाया? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है। थर्ड पॉइंट, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इसीलिए हमने ये भी कहा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल पे डिपेंड करती है। जबकि बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय इट। ये सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसको हमने वेक्टर क्वांटिटी कहा, क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। सो द फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट what is uniform and non-uniform motion of a body। सबसे पहले तो एग्जांपल लेते हैं। Here a car A in front of you। चलिए समझते हैं कि इस कार में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो कार की यहाँ पे जिस कार का मोशन दिया हुआ है जो कि और जिसका डिस्टेंस हमने मीटर में मेजर किया हुआ है और टाइम को सेकेंड्स में मेजर किया हुआ है। चलिए गौर करते हैं इस कार की पोजीशन को। तो हम क्या देख रहे हैं इस ग्राफ में कि एवरी 5 सेकेंड के इंटरवल के बाद, देखिए 0 to 5 सेकेंड के इंटरवल के बाद कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कवर किया? दैट इज 0 to 10 मीटर, यानी कि एक फर्स्ट 5 सेकेंड्स में कार ने ट्रैवल किया 10 मीटर। सेकेंड 5 सेकेंड देखते हैं 5 to 10 और कार 10 से 20 मीटर पहुंच चुकी है। तो यानी कि अब अगले 5 सेकेंड, इस वाले 5 सेकेंड के इंटरवल में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? दैट इज ऑल्सो 10 to 20, मतलब 20 minus 10 दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 10 मीटर। सो नेक्स्ट 5 सेकेंड के इंटरवल में भी कार ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर 15 to 20 गए तो 5 सेकेंड के फिर डिस्टेंस में हमने देखा 30 से 40, यानी कि 10 मीटर का चेंज। 10 से 15 वाले में भी हमने देखा तो 20 से 30, इसमें भी 10 मीटर का चेंज। फिर 20 से 25, यानी कि 5 सेकेंड फिर पास हुए और वो कार 40 से 50 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच चुकी है, यानी कि फिर से 50 minus 40 एंड दैट इज ऑल्सो 10 मीटर। यानी कि हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज व्हाट हियर इज 5 सेकेंड्स, हर 5 सेकेंड्स में कार 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी कि द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, दैट इज हियर 10 मीटर in equal intervals of time, that is here 5 seconds, howsoever the small the time interval may be। टाइम इंटरवल छोटा भी हो सकता है हम सिर्फ 2-2 सेकेंड का मेजर करें टाइम इंटरवल, 5-5 सेकेंड का यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो अगर कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो उस बॉडी को हम बोल देंगे दैट बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? कार बी का हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि 5 सेकेंड्स टाइम पास हुआ, this is the time passed in seconds and this is the distance covered in meter by the car B। okay guys, so इस ग्राफ में हम क्या देखते हैं, 5 सेकेंड पास हुआ और कार ने कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0 to 5 मतलब 5 मीटर। सो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में कार ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके
फिर सेकंड में देखते हैं 5 से 10 सेकंड बाद क्या हुआ, यानी कि अगले 5 सेकंड्स में कार ने 5 से 15 मीटर यानी कि 15 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर। तो इस वाले 5 सेकंड में कार ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि पहले वाले 5 सेकंड में कार ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था। फिर हमने देखा कि 10 से 15 यानी कि नेक्स्ट 5 सेकंड्स में इसने कितना कवर किया डिस्टेंस कार ने, 15 से 20। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स में इसने 15 से 20 यानी कि 20 माइनस 15 दैट इज 5 मीटर। अगले 5 सेकंड में फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कार बी ने ट्रेवल किया। फिर 15 से 20 गए तो यहाँ पे 20 से 30, फिर अगले 5 सेकंड में 20 से 30 मतलब 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। फिर से अगले 5 सेकंड में इस कार ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले 5 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने, फिर अगले 5 सेकंड यानी कि 5 टू 10 में 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 टू 15 जाने में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में यानी कि 15 टू 20 जाने में कार ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, सेम है 0 टू 5, 5 टू 10 5 सेकंड्स, 10 टू 15 5 सेकंड्स, 15 टू 20 also 5 seconds. So the same interval of time में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। इसमें इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, जबकि यहाँ पे इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे फिर से 5 मीटर और यहाँ पे फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने। बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस 5 10 मीटर फिर 5 मीटर फिर 10 मीटर in equal intervals of time, 5 seconds 5 seconds 5 seconds 5 seconds. That's why हम बोलेंगे कि car B is under non uniform motion. यहाँ पे हमने क्या find out किया, finally car A travels equal distances in equal intervals of the time, whereas the car B does not cover equal distances in equal intervals of time. That is, the motion of car A is an example of uniform motion, whereas that of car B is that of non-uniform motion. I hope guys आपने खूब enjoy किया होगा इस lecture को. So stay tuned, stay safe and just continue to study being at home. Thank you guys. Provide your love. We need it very much. Thank you.